नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी विज्ञान विषय की मैराथन क्लास दी गई है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। आपको यह भी बताया गया है कि किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न, लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हर एक क्वेश्चन में चर्चा की गई है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी संस्कृत की धातु रूप और विभक्ति, इन दोनों की ट्रिक की वीडियो आ चुकी है। थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं शो हो रहा है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां पर लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय की पहली मैराथन क्लास। इस क्लास में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं उन सभी का अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस कराया गया। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिए। जो भी नोट करने वाला आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नोट कर लें, भूल जाएंगे बाद में, तो उसे आप नोट जरूर कर लीजिए। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर में भी पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन 2 में पूछ लिया जाता है तो वही क्वेश्चन उठा करके 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 30 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। क्लियर? और 2 नंबर में तो 50 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 1 नंबर में 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ये नहीं, इतना भी ज़्यादा मत लीजिए कि 4-5 पेज आप लिख दीजिए एक ही नंबर में। समझ में आया? तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। चलिए लेकिन देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहां का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ न जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ये आपने पढ़ लिया। अब इसमें मेन क्या है कि जो पत्तियां होती है, आपके घर में अगर नागफनी या एलोवेरा का पौधा लगा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो पत्तियां होती निरंतर इनसे पानी जो है वाष्प बनकर निकलता रहता है, उड़ता रहता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है। और ये मरुस्थल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मरुस्थल में पानी की कमी होती, कमी होने के कारण ये क्या करती हैं, जिससे इनकी पत्तियां जो है पानी को वाष्पित न कर पाए, इसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। और आपने देखा होगा कि इनके तने जो होते हैं चपटे होते हैं और हरे होते हैं। क्लियर? उसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, चिपचिपा सा तरल लिक्विड भरा होता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा हुआ तो आपको सिंपल सा ये लिखना है कि जो पत्तियां होती हैं उससे पानी जो है निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है, क्योंकि मरुस्थलों में पानी की कमी होती है, क्योंकि वहां का वातावरण शुष्क होता है। इसलिए जो पानी उड़ रहा है, पत्तियों से जो वाष्प बनकर पानी उड़ रहा है वह उड़ ना पाए, इसके लिए क्या होता है, पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। क्लियर? समझ में? इतना ही इसका आंसर। 1 नंबर पूछा है, इतना ही आपको लिखना है कि पत्तियां जो होती हैं
वो हमेशा क्या करती हैं, वाष्पित होता रहता है पत्तियों की सतह से पानी, तो उसकी वजह से पत्तियां जो होती हैं वो कांटे के रूप में बदल जाती हैं, जिससे पानी वाष्पित ना हो पाए। और ये मरुस्थलीय जगहों पर पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है, इसीलिए कांटे में बदल जाती हैं। भोजन बनाने का कार्य करती हैं, इसका प्रमुख कार्य होता है। ये छोटा सा है, देखिए, तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो ये अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसदार होगा। अभी हमने बताया तरल पदार्थ उसके अंदर भरा होता है, लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचना जल की हानि को कम करती है और चरने वाले जंतुओं से पौधे की रक्षा करती है। अब इसके कार्य आपको ने देखे कि भोजन बनाने का कार्य करते हैं, ठीक। और कांटे जैसी संरचना जो होती है, इसका प्रयोग क्या होता है, जल की हानि को कम करती। दूसरा क्या होता है, चरने वाले जो जंतु होते हैं पौधों की रक्षा करती। 2 से 3 पॉइंट आपने देखे, इसके कार्य क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, हुआ क्लियर। और इसकी डिफिनेशन क्या होती, क्यों पत्तियां जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती, क्लियर। अब ये आप लिखिए या ना लिखिए कि तने के अंदर जो है लसदार होता है, स्पंज जैसा होता है, ये लिखिए या ना लिखिए। मेरा देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको, लिखना आपको है। अब आपको 30 शब्दों में लिखना है तो आप पूरा लिखेंगे टाइम को देखते हुए, या आधा लिखेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे वो आपको मैनेज करना। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है। सिंपल सा आपको लिखना है, ज़्यादा क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन 1 में पूछा गया नंबर में या 2 नंबर में पूछा, उस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अभी थोड़ा सा और है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जानने के लिए, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा आंसर इसमें इसलिए रख दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। पौधों की भांति क्या होता है, मरुस्थल में जो जंतु रहते हैं उनमें भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे सांप है, मकड़ी है, चूहे हैं, कीट है, छिपकली, ये सभी क्या होते हैं, पत्थरों के नीचे छोटे छोटे छिद्र और दरारों में रहते हैं। इनकी अधिकांश त्वचाएं मोटी होती हैं जो शरीर से पानी को रोकती है, ह्रास होने से रोकती है, पानी का मतलब खपत नहीं हो पाती जिससे, जब उनकी त्वचा मोटी होगी। ये आपके नॉलेज पर्पज से रखा गया है और इसका कोई मतलब नहीं है, क्लियर। आपको सिर्फ ये लिखना है कि पौधे पत्तियां जो होती हैं वो कांटे में क्यों रूपांतरित होती है, वो मैंने आपको बता दिया। उसका कार्य क्या होता है, उसका विशेषता क्या होता है, वो क्लियर आपको मैंने बता दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, अच्छा, पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसके भागों का चित्र बनाकर संक्षेप में कार्य बताइए, या पुष्प को परिभाषित कीजिए, पुष्प के भागों की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में, अति लघु, लघु तीनों जगह पर आपको मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन लघु में पूछा जा रहा है तो आप इसका फिगर जरूर बनाएंगे। मैटर कम लिखिए लेकिन फिगर आप बना देंगे तो आपको 2 नंबर 100% मिलेंगे। अगर लघु में पूछा जा रहा है तो मैटर आप और कम लिखिए और उसका फिगर बना दीजिए। बहुविकल्पी में तो फिगर बना नहीं सकते, तो बहुविकल्पी में जो पूछा जा रहा है उसका आप आंसर दे दीजिए। चलिए देखते हैं, पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरित भाग होते हैं। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प तंतु कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को बायपुट चक्र कहते हैं। आपने देखा होगा, पुष्प को देखा होगा कि यह पत्तियों का ही रूपांतरण होते, पत्तियों से ही बनते हैं। यह अपने डंठल, एक डंठल से पुष्प निकलता तो पुष्पासन पर लगा रहता है, डंठल से पुष्प निकलेगा वही पुष्पासन होता है। इससे क्या कहते हैं, जो ये डंठल, मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ठीक, ये कोई आपका सिंपल सा पुष्प, ये जो होता है इसका डंठल होता है डंठल, इसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। अब इससे पहले जब पुष्प बना हुआ है तो इससे पहले एक कली बनती है, कली के बाद ही पुष्प तैयार होता है। तो ये कली होती है, इससे बनेगा पुष्प, जो कि हरी पत्तियां निपत्तियों से ढकी रहती। जो कली होती है आपने देखा होगा पत्तियों से ढकी रहती, इन्हें क्या कहते हैं, बाह्यपुट कहते हैं। क्लियर, ये हुआ पुष्प किसे कहते हैं, क्लियर हुआ। अब आती बात, सिर्फ आपको पुष्प अपने माइंड में रखना है कि पुष्प कैसा होता है, सेम वैसा ही प्रोसेस आपको लिख देना है। अपने मन से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसा आपको दिख रहा है पुष्प में वैसा ही लिख दीजिए। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक और ऊपर के 2 चक्र बाह्यपुट कहलाते हैं।
4 प्रकार के अंग होते हैं। अब 4 प्रकार के अंग कौन कौन से, चलो देखते हैं। पहले तो इसका फिगर आप देख लीजिए क्लियर। ये आपको कोई एक पुष्प दिख रहा पुष्प, क्लियर। चलिए इसका ब्लैक हो जाए। ये आपको पुष्प दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये है ओवरी, अंडाशय, ये है ओवरी अंडाशय, ठीक। ये इसका बाह्य दल है। बाह्य दल क्यों बोला गया, क्योंकि बाहर की ओर है, ठीक। और ये बीजांड, इसके अंदर बीज होते हैं, ये बीजांड कहलाएगा। ये पुंकेसर है और ये वर्तिकाग्र है। जो ये बीजांड के ऊपर निकला हुआ भाग होता है ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक। ये जो यहाँ पर होता है वर्तिकाग्र होता है और ये जो भाग निकला हुआ होता है ये वर्तिका होता है। जो ये निकला हुआ भाग होता है, निकले हुए भाग से एक छोटा सा यहाँ पर बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो जुड़ा होता है ये जिससे, इसे कहते हैं वर्तिका। इसी से साइड पुंकेसर निकले रहते हैं, ये पुंकेसर निकले हुए हैं, क्लियर। ये योज होती है, ये देखिए इसका पूरा यहाँ से दिखाया गया, ये योज होती है। ये पुंकेसर निकला हुआ था, अभी मैंने बताया। ये परागकोश, इसी के अंदर परागकण करते हैं, ठीक, परागण करते हैं। ये लघु बीजाणुधानी इसके अंदर जो पाई जाती है। ये पुष्पव्रंत अभी हमने बताया, ये पुष्पासन होता है, पुष्पीय अक्ष होता है। जिस अक्ष पर ये टीका होता है उसे पुष्पीय अक्ष कहते हैं। ये इसके नीचे पुष्पासन, फिर पुष्पव्रंत, क्लियर। ये फिगर आपको एकदम इजी सा फिगर है, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, पहले पुष्पव्रंत होता है, जैसे नीचे से पुष्प निकला इसका ये पुष्पव्रंत हुआ। फिर जैसे आगे बढ़ा पुष्पासन हुआ। फिर थोड़ा सा आगे जब यहाँ पर पुष्प बनना स्टार्ट हुआ तो ये अक्ष हुआ, पुष्पीय अक्ष हुआ। अब इससे जब ये बीच वाला निकला तो ये क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, अंडाशय हुआ। ये अंडाशय है, इसके अंदर जो होते हैं बीजांड होते हैं। अब इसके ऊपर जो ये निकल रहा है ये होगा वर्तिका, और वर्तिका से ऊपर जो ये बनता है ये होता है वर्तिकाग्र। अब इस पुष्प से ये जो साइड में देखिए कलियां निकली, मतलब पत्तियों टाइप निकली रहती हैं, ये जो पत्तियों टाइप निकले ये होते हैं बाह्य दल। जो बाहर निकले हैं तो बाह्य दल। अब इसके अंदर जो ये दल बने होते हैं इसे दल ही बोलते हैं, ठीक, ये दल होते हैं। अब इधर से पुंकेसर निकलते हैं, पुंकेसर के ऊपर ही योज पाई जाती है। ये योज आपको दिखाई दे रही है, क्लियर। इतने ही पार्ट आपको दर्शाने और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एकदम ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके भाग कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए 2 नंबर में अगर पूछा गया है तो पुष्प के भाग बताइए, तो आपको क्लियर है, उसमें उसके बारे में लिखना ही लिखना है। अगर ऐसे पूछ रहा है कि पुष्प के भाग बताइए, पुष्प किसे कहते हैं, तो आपको चारों भाग लिख देने हैं बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन जैसा पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूरा 1 नंबर में 4-5 पेज लिखा है, उससे नहीं। ध्यान देना, एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको आता है लेकिन आपका छूट जाता है। तो पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज। अभी कैलेक्स होता है जो अभी हमने बताया था, जैसे ये पुष्प हमने बताया था ये लगा होता है, तो इसके बाहर का ये जो भाग होता है ये होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज पुष्प के खिलने से पूर्व, जब ये खिलता है पुष्प तो इससे पहले ये होता है खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जब ये पुष्प खिलने से पूर्व पहले इसके आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। जब तक खिलता नहीं तब तक क्या करता है, उसके अंगों की रक्षा करता है, और जैसे ही खिलता है तब यह भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। रंगहीन बाह्य दल पुंज का भी कार्य करते हैं। जो रंगहीन बाह्य दल पुंज ये होते हैं ये अंदर के दल का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं, या रोमदार रचना में बदल जाते हैं, इन्हें रोमगुच्छ कहते हैं। क्लियर। आपको फिगर अपने माइंड में रखना है, आप लिख लेंगे कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। पहले तो यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, फिर भोजन का निर्माण करता है, और यह दल पुंज का भी कार्य करता है, और यह फलों के प्रकीर्णन में सहायता देता है। क्लियर। अब दूसरा आता है दल पुंज, क्लोरेला। दल पुंज क्या है, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। जो दल पुंज होता है वो बहुत ही रंगीन होता है। जो बाह्य दल पुंज होता है वह रंगहीन होता है, और जो दल पुंज होता है वो आकर्षित करने के लिए कीटों को रंगीन होता है, ठीक।
हरा दलपुंज भोजन निर्माण का कार्य करता है। अभी हमने बताया जो ये बाहर निकला रहता है हरा दलपुंज भोजन का निर्माण कार्य करता है या पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करता है। अब ये दलपुंज जो निकले रहते हैं उसके अंदर ही पुंकेसर और अंडक निकले रहते हैं। अभी हमने उस ऊपर फिगर में बताया है आपको। क्लियर। दलपुंज जो होते हैं वह क्या करते हैं, कीटों के लिए आकर्षण का काम करते हैं, कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि ये आए हमारे पास। भाई कोई सजेगा संवरेगा, भाई वो दूसरे को आकर्षित करने के लिए तो करेगा। भाई अच्छी अच्छी ड्रेस क्रीम सब लगा करके आप बाहर निकलोगे तो आप किस लिए निकलोगे, दूसरे को आकर्षित करने के लिए। भाई गंदे संदे बनकर तो चले नहीं जाओगे कि आप गंदे बनकर चले जा रहे हो। गंदे बनकर जाओगे तो आकर्षित कोई होगा नहीं होगा। बढ़िया परफ्यूम और एकदम वेल मेंटेन होकर के आप निकल रहे हो। क्यों निकल रहे हो, किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आए। तो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने के लिए जो बाहर दल पुंज निकले रहते हैं ये वो रंगीन होते हैं, जिससे क्या हो, कीट हमारी ओर आकर्षित हो। क्लियर। अब बढ़ते हैं पुमंग की ओर। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना। इसका ये होता है मेल, इसका मेन काम होता है परागकण उत्पन्न करना और कोई काम नहीं होता है। फिर आती है जायांग जो स्त्री होती है। यह क्या करती है, चलिए देखते हैं। स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना। अब आपके माइंड में वर्तिकाग्र का फिगर बन जाना चाहिए। जैसे वहां पर मैंने ये बताया था कि ये अंडाशय हुआ, यहाँ पर हुआ, फिगर पर मत जाइएगा क्योंकि ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है। ये होगा या इसका वर्तिकाग्र होगा। वर्तिकाग्र ये परागकणों को ग्रहण करेगा और वर्तिका का क्या कार्य है कि परागनली तक इसको पहुंचाना। यहाँ से परागकणों को ग्रहण करेगा और परागनली क्या करेगा, ये अंडाशय तक पहुंचाएगा। क्लियर। जैसे ऊपर यहाँ पर मान लीजिए कीप कोई ले लीजिए, ऊपर से आप डालेंगे कोई चीज़ डालेंगे तो पहले फिर उसमें पाइप लगा होता है, पाइप के जरिए वो नीचे वाले बर्तन में गिरेगा। तो सेम प्रोसेस वही है कि पराग जो वर्तिकाग्र होता है उसमें परागकणों का ग्रहण होता है, उसके बाद वर्तिका इसको ग्रहण वर्तिका के जरिए परागनली से अंडाशय तक वो बीज पहुंच जाते हैं, परागकण पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ओवरी होती है, अपना काम ये स्टार्ट कर देती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर यही लघु क्वेश्चन में अति लघु में पूछा जा रहा है, ये मैंने आपको बताया लघु प्रश्न। मैं हर एक क्वेश्चन लघु प्रश्न बताता हूँ, चाहे जितना मैंने जहाँ जहाँ कोई भी क्लासेस लिए हैं उसमें लघु प्रश्न ही मैंने रखे। लघु प्रश्न से आपके अति लघु भी बन जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। इसमें से आपको बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, चलिए बताइए आप स्त्री केसर मतलब स्त्री भाग बताइए, स्त्री भाग स्त्री पुष्प के स्त्री भाग का नाम बताइए, तो जायांग और मेल पुमंग। एंड्रोसियम गायनोसियम, एंड्रोसियम होता है मेल और गायनोसियम होता है फीमेल। 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ये चीज़ आप याद रखिए और फिगर आप माइंड में अपने जरूर रखिएगा। तो आप बाह्य दल, दलपुंज और एंड्रोसियम और गायनोसियम क्लियर अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। चलिए अभी आपने देखा। अब आते हैं परागण होता क्या, कैसे होता है परागण, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। अब मान लीजिए फिगर आपके माइंड में बना हुआ है, तो ये फिगर आपके माइंड में बना हुआ है, ये है इसका बीजांड। ये यहाँ पर क्या बताया था, वर्तिकाग्र, ये बताया था वर्तिका, ये परागनली है। ठीक। अब पुष्प के पराग कोश से परागण कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पौधे के वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जो पुष्प के परागकोश से, जब पुष्प का परागकोश होता है उसे परागण क्या होता है, परागण जो होता है किसी के माध्यम से या वायु से किसी के जरिए उसी पुष्प पर या किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यहाँ पर जब पहुंचेगा तभी तो अंडाशय यहाँ पर पहुंचेगा ओवरी में। तो परागकण, दूसरे का परागकण जो होगा वह वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा तब उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। कुछ समझ में आया कि पुष्प के परागकोश से परागण, परागण कहाँ पर होता है, परागकोश में होता है। तो पुष्प के परागकोश से परागण कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि पराग कोश से पराग कणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इतनी बड़ी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी यह भी सिंपल है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि किसी भी पराग कोश से पराग कणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण होता कितने प्रकार का सर? तो परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्व मीन्स होता है अपना, पर मीन्स होता है दूसरा। क्लियर? यहीं से आपकी डिफिनेशन क्लियर हो गई। देख लेते हैं स्वपरागण। जब एक पुष्प में परागकोशों से, अब इसको अब याद कैसे करना है? जब परागण की डिफिनेशन आपको याद है तो आप स्वपरागण पर परागण अपने मन से लिख सकते हैं। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण जब निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। क्लियर? जब परागकोश, जब कोई भी पुष्प है उसके परागकोश से परागण का निकलकर उसी पुष्प, इसमें मेन क्या है? अपना स्वपरागण, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाना ही क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। क्लियर? अब आती बात पर परागण की। पर परागण मतलब दूसरा, तो आपको सेम वही लिखना है। जब किसी पुष्प में परागकोशों से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाना ही क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्लियर? स्वपरागण क्या होता है? अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर करके अंकुरित हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है? किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहलाता है। इसका फिगर आप देख लीजिए एक बार, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है। फिगर में क्या दिखाया जाए? ये मान लीजिए ये पुष्प है आपका, ये 2 पुष्प है, ठीक, और ये एक पुष्प है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? देखिए ये तीर क्या शो कर रही है कि इसका परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर गिर गया है। अपने ही वर्तिकाग्र पर गिरना मतलब पुष्प का, इसका परागकोश अपने ही वर्तिकाग्र पर जब गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और वही दूसरी चीज पर परागण में क्या होता है? देखिए इसका परागकोश से इसका परागण कहाँ पर? भंवरे के जरिए यहाँ पर दूसरे पुष्प पर गिर गया। मतलब भंवरे को अभी हमने बताया था दलपुंज, दलपुंज में हमने क्या था? आकर्षित, उसमें एक वर्ड आया था, तो आकर्षण करने के लिए उसका दलपुंज होता है। तो दलपुंज आकर्षित करेगा भंवरे को, भंवरा आएगा जब इसका रसपान करने, तो ये क्या, इसके पंख में, पैरों में पराग कण जो है चिपक जाएंगे। जो पराग कण होते हैं वो चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे, यही जब दूसरा पुष्प इसको आकर्षित करेगा, उस पर बैठेगा, तब उसमें वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। जब वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तब दूसरे पुष्प का निर्माण होगा। क्लियर? समझ में आए? पर परागण, पर का मतलब आप याद रखिए कि पर मीन्स होता है दूसरा और स्व मीन्स होता है अपना। क्लियर? इससे आप बता सकते हो। और फिगर अपने माइंड में रखिएगा, तुरंत आपका आंसर अपने मन से निकलकर बाहर आ जाएगा। फिगर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पढ़ने में। क्लियर? अब बात आती है कि इससे लाभ क्या होता है। पर परागण से कोई 2 लाभ बताइए। तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। दूसरा भी उसी तरीके से कि जो उत्पन्न बीज होते हैं वो बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। जो पर परागण होगा, जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा तो कुछ न कुछ चेंज आएगा। हानियां भी होती हैं, लाभ भी होते हैं। तो लाभ पूछा गया आपके एग्जाम में कि इससे लाभ क्या होता है, तो इससे क्या होता है? फल बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। बीजों की संख्या ज्यादा होती है। पर परागण दूसरा क्या होता है? पर परागण में कि इसके जो बीज होते हैं वह भी बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं और उपज बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट अपने मन से लिख सकते हैं कि इसके जो पौधे होते हैं वह भी बड़े होते हैं, इसके तने भी बड़े होते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते हैं। इतनी जल्दी उसमें कोई रोग नहीं पैदा होता। तो तीसरा पॉइंट इसी तरीके से है कि पर परागण द्वारा अवरोधक डिसीज, अवरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती है। इसके द्वारा रोग अवरोधक, रोग को रोकने के लिए नई जातियां तैयार की जा सकती है। क्लियर? 2 से 3, 2 कुछ पूछे जाते हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं आसानी से। समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गति किसे कहते हैं?
आराम से आप लिख सकते हैं। कोई चीज़ जा रही है वही गति है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसको। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को मोशन गति कहते हैं। क्लियर। जब कोई वस्तु है दूसरे वस्तु की तुलना में समय के अकॉर्डिंग, समय के सापेक्ष स्थान बदल रही है तो यही क्या कहलाती है? वस्तु की गति कहलाती है। सिंपल परिभाषा में आप देख लेंगे कि सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। कोई भी वस्तु यहां से उठाकर आपने वहां कर दिया, या कोई वस्तु यहां से बस वहां चली गई, यहां से वहां, तो वो क्या हुआ? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अगर आप ये भी लिख देंगे 1 नंबर में तो आपको 1 नंबर 100% मिलेगा। क्लियर। अब बात आती है कि सर प्रकार कितने होते हैं? कई प्रकार होते हैं। एक होता है सरल रेखी, वृत्ति, घूर्णन, दोलन, आवृत्ति, प्रक्षेप। किसी तरीके आप कोई भी प्रकार में बना कर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरल रेखी, वृत्ति, घूर्णन, दोलन, आवर्ती, प्रक्षेप। ठीक, कई प्रकार के 4 से 5 आप लिख दीजिए, नंबर आपके क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है जो आपने सुना भी नहीं होगा, मृत्तिका किसे कहते हैं? मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है? ये नया क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो छोड़कर चले आएंगे। मृत्तिका क्या होती है? पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। भाई उसको मार डाला जाता है, मरी हुई पहले से होती, तो पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। इसमें किस, अब बर्तन बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग होता है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। तो पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है और यह चिकनी मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। इसको बनाने में चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जरायुज एवं अंडायुज में अंतर बताइए। जरायुज एवं अंडायुज में अंतर क्या होता है? ठीक, तो देखेंगे वह शिशु जीव जो आंवल या खेड़ी में लिपटा हुआ अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है जरायु जंतु कहलाता है। इतना टफ आपको लग रहा है? टफ नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वह जीव जो आंवल या खेड़ी में लिपटा हुआ अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है जरायुज कहलाता है। आपने शिशु जन्म लेते हुए आपने वीडियो देखा होगा, तो जो शिशु होता है वह एक थैली में, आपने पढ़ा भी होगा अपने इंटर में या हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि जो शिशु होता है वह एक थैली में बंद रहता है और उसकी नाभ से जो कनेक्ट रहती है अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, उस माँ से कनेक्ट रहती है। तो प्लेसेंटा जो होती है उसके थ्रू उसे भोजन पानी सारा चीज मिलता है। क्लियर। तो वह शिशु से प्लेसेंटा के द्वारा, ये मान लीजिए शिशु है इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर शिशु है, इसकी नाभ से एक प्लेसेंटा होता है अपरा जिसे बोलते हैं, वह माँ से कनेक्ट रहती है। तो इसके जरिए से सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो बाहर होती है इसे कहते हैं खेड़ी या आंवल। एक पॉलीथीन में आप सामान रखते हैं तो सेम समझिए पॉलीथीन होता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसमें तैरता रहता है और माँ के द्वारा, इसके द्वारा, इसे अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा इसे भोजन प्राप्त होता रहता है। तो आप समझ जाइए, सेम आपको वही लिखना है कि वह जीव जो आंवल या खेड़ी में लिपटा हुआ अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है उसे जरायुज कहते हैं। या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। जरायु, इसे आंवल या खेड़ी या जरायु भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जरायुज पड़ा, बी पैरेट। समझ में आए? तो वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। जैसे मानव ही हुआ, स्तनधारी कोई भी हुआ जो शिशु को जन्म देता है। आप सभी को पता होगा कि एक आंवल या खेड़ी या जरायुज में वो बच्चा तैरता रहता है। क्लियर। और अंडायुज क्या होता है? अंडायुज नाम से पता, जो जंतु अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडायुज जंतु कहलाते हैं। कछुआ हुआ, पक्षी हुए। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं? यदि किसी स्थिर, कोई भी स्थिर ठोस वस्तु पर, कोई भी स्थिर ठोस वस्तु है, समझिएगा, कोई दूसरी ठोस वस्तु इसी जगह से इसी तरह से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है। क्लियर। कुछ समझ में आया? जब कोई स्थिर ठोस वस्तु और दूसरी ठोस वस्तु इस तरीके से रखी जाए कि दोनों के समतल पृष्ठ जो है एक दूसरे को स्पर्श करें,
कोई पहले से एक वस्तु रखी है, दूसरी आप रख रहे हैं, तो ऐसे रखिए कि जो है दोनों की समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करें। अब इस दशा में क्या करेंगे कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर, दूसरी वस्तु है ठीक रखी हुई, तो उसको पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए एक बल लगाइएगा आप। मान लीजिए कोई चीज रखी हुई, मेज है, मेज के ऊपर आपने कोई चीज रखी वस्तु, ठीक। अब दूसरी वस्तु को जब पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए बल लगाएंगे तो इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर नहीं खिसक सकती। अब उनके बीच में घर्षण बल लगेगा। जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु खिसकाएंगे तो उनके बीच एक घर्षण बल काम करेगा, उसे क्या कहते हैं, एक विरोधी बल काम करेगा, उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। क्लियर। जैसे आप चप्पल पहनते हैं तो आप जब चलते हैं तो आप पृथ्वी और आपके बीच में घर्षण बल लगता है, तभी आप चल पाते हैं, अन्यथा आप चल नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। कोई मेज है, उसके ऊपर अगर आप कोई सामान रख दें, समतल, उसका समतल इसका समतल मैच होना चाहिए। जब आप इसको खिसकाते हैं तो एक विरोधी बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए, घर्षण जो होता है एक प्रकार का बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। यह आप आराम से बना करके डिफिनेशन लिख सकते हैं। घर्षण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है। स्थैतिक समांतर दिशा में लगता है। गतिज गति की दिशा पर निर्भर करता है। आप इतना लिख सकते हैं, घर्षण बल दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है और अतिलघु में पूछा जाएगा, तो आपको यही लिखना है कि हाँ दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिज। लघु में पूछ लिया गया तो स्थैतिक घर्षण जो होता है दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, और गतिज जो होता है वो गतिज गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। अब अपने जूते चप्पल से रखिए कि जमीन पर आप चल रहे हैं, समतल पृष्ठ है उस पर आप चल रहे हैं, तो आपके चप्पल और जमीन पर एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वही जो विरोधी बल कार्य कर रहा है तो वही फ्रिक्शन है, वही घर्षण है। तो आपको क्लियर, यहाँ बहुत आसान भाषा में लिखा भी गया, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि अब इस समय जितनी भी मैराथन क्लास आ रही है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की कि हाँ हमने अभी तक कुछ किताब तक नहीं खोली है, सीरीज भी नहीं खोली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने। लेकिन अब जो क्लासेज आपके लिए आ रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। एक क्लास आएगी लेकिन आपको कम से कम उसमें से 5 से 6 नंबर 100% एक क्लास से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मैराथन क्लासेस देख ली तो आपको क्लियर है, आप 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, तो आप कम से कम 22 नंबर प्लस, 22 प्लस तो 100%। यहाँ बच्चे 25 में 25 लाते हैं, मेरे खुद 25 में 25 थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप कम से कम, मैं 22 तो मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, 100% आप नोट कर लीजिए। तो इसलिए 100% लग जाइए तैयारी पे। जितनी मैराथन क्लास आ रही एक भी मिस मत करिए। संस्कृत की सारी क्लासेस हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, संस्कृत की एक मैराथन क्लास आपकी आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद 2 और 3 ये आपको नहीं दिखी होंगी। जो आप चैनल के वहाँ पर जाइएगा पेज पर तब दिखेंगे, ऐसे थोड़ी दिखेंगी। जो आप बार बार मैसेज कर रहे हो हमें कि सर आपने संस्कृत की एक ही मैराथन क्लास दी है, तो संस्कृत की एक मैराथन क्लास है। उसके बाद जो 2 और दूसरी और तीसरी, आप थर्ड सेमेस्टर में आप जाइए, संस्कृत में एक लाजवाब ट्रिक के उसमें लिखा होगा धातु की और विभक्ति की ट्रिक से वीडियो 2 बनाई गई हैं। वो 2 वीडियो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया प्लेलिस्ट में। विभक्ति वचन लिखा हुआ है और धातु रूप है, तो वो दोनों आप थर्ड सेमेस्टर में ऐड कर देंगे तो आपको पढ़ना है ही नहीं। इसका मतलब कि हाँ थर्ड में है तो थर्ड में ही पढ़ेंगे। धातु रूप विभक्ति आपके भी सिलेबस में है, मैंने एक ही क्लास में दोनों चीज़ बता दिया। वो थर्ड सेमेस्टर में भी है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। इसलिए अभी तक आपने अगर ट्रिक से, लाजवाब ट्रिक जो दी गई है, अगर धातु रूप और विभक्ति नहीं देखी है तो जाकर के आप उसे देखिए, फिर आप बताइएगा कि हाँ सर अब हमें धातु और विभक्ति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसलिए कंफ्यूजन ना होइए, आपकी एक ही मैराथन क्लास है। बाकी जो श्लोक हैं, श्लोक आपके कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, मैं श्लोक के लिए आप कहिएगा तो मैं श्लोक की भी क्लास बना दूंगा। जितने भी सूक्तियाँ होंगी और जितने भी श्लोक होंगे उनका अनुवाद सहित मैं कम से कम एक क्लास और लाऊंगा। नहीं, जो पहली क्लास है वही आपके लिए मैराथन काफ़ी है, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराया जाएगा। और आपने अभी धातु रूप, और आप उसके चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें आपको धातु रूप और विभक्ति दोनों की ट्रिक दी गई है, उनका वीडियो आप जाकर देखिए। फिर हमसे बताइए कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, इजी है या टफ है, क्या है। ठीक, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।